बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम डिजिटल मीटर्स कैसे बना सकते हैं। और इस लेक्चर के एंड पे आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगी जिसमें आप अपने मीटर का डिज़ाइन बेसिकली बनाएंगे और उसमें शो करवाएंगे कि वो मीटर किस तरह वर्क करें। ठीक है। इसमें मैंने जब भी आपको मीटर के बारे में बताया तो तीन तीन चीज़ें हमारे पास हर मीटर में होती हैं। पहली चीज़ जिसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या है कि जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है। जिस तरह हमने वोल्टेज को मेजर करना है तो वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो वोल्टेज की वजह से या करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से वो मीटर मेजर कर लेगा। इसी तरह करंट को मेजर करना है, इसी तरह प्रेशर को फॉर एग्जांपल अगर मेजर करना है तो वो प्रेशर को वोल्टेज में या करंट में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह अगर मैंने टेम्परेचर को मेजर करना है, मैंने फ्लो को मेजर करना है, मैंने जो है लेवल को मेजर करना है, मैंने पावर को मेजर करना है, तो जो जिन पैरामीटर्स को मैंने मेजर करना है तो वो क्या करेगा कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको इसके उस अकॉर्डिंगली बनाएगा जिससे हम मीटर से उसकी मेजरमेंट ले सकें। उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर से जो वैल्यू निकलती है उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास आती है वो आती है सिग्नल मॉडिफायर। सिग्नल मॉडिफायर क्या करता है कि हमारे ट्रांसड्यूसर की वैल्यू को उस तरह मॉडिफाई करता है कि जो हम जो वैल्यू देखना चाहते हैं या जो मेजर्ड वैल्यू है जिसको हम शो करवाना चाहते हैं वो शो करवा दें। तो जो तीसरा कंपोनेंट आता है वो डिस्प्ले का आता है, यानी कि पहले सेंसर ने या ट्रांसड्यूसर ने वैल्यूज़ को लिया या मेजरमेंट ली। वो मेजरमेंट हमारे किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आती नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास किलो वोल्ट में कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज 11 kV। अब 11 kV के लिए अगर मैं कोई मीटर लगाऊं तो वो 11 kV मीटर के साथ अटैच हो गए वो मीटर जल जाएगा। मीटर वो वोल्टेज नहीं लेगा। मीटर वो क्या करेगा, उस वोल्टेज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सर्टन लेवल पे जिस पे वो मीटर मेजर कर सके। तो वो क्या होगा, ट्रांसड्यूसर होगा जो उसको उस लेवल को कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम में देगा। और सिस्टम में आगे क्या लगा हुआ है, सिग्नल मॉडिफायर। सिग्नल मॉडिफायर क्या होगा, उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, कोई लॉजिकल ऑपरेशन होगा जो उस मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन की बेस पे डिसाइड करेगा कि असल में ये वोल्टेज कितना है। और उसके बाद जो हमारे पास आएगा वो डिस्प्ले आएगा। तो ये तीनों चीज़ें हम अगर एनालॉग मीटर में देखें तो ये तीनों चीज़ें ज़्यादातर क्या होती हैं, एनालॉग मीटर में वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की बेस पे कॉइल और कॉइल के साथ मीटर का डिस्प्ले होता है, उसकी बेस पे ये तीनों चीज़ें बनती हैं। जबकि अगर हम डिजिटल मीटर में देखें तो हमारे पास सेंसर्स या ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स के बाद कंट्रोलर होता है और कंट्रोलर के बाद डिस्प्ले में एलसीडी आती है। ठीक है। तो आज जो हमारा मेन फोकस है वो ये चीज़ क्या है कि अगर मैं ये मीटर बनाना चाहूँ तो किन सेंसर्स को मैं यूज़ करूँ, किन कंट्रोलर्स को मैं यूज़ करूँ और किस डिस्प्ले को यूज़ करके मैं इस मीटर को शो करवा सकूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मेन मकसद ये है कि हम सिग्नल मॉडिफायर को अंडरस्टैंड करें कि सिग्नल मॉडिफायर क्या चीज़ होती है और उस सिग्नल मॉडिफायर की बेस पे हम किस तरह डिसीजन लेते हुए हम ट्रांसड्यूसर की वैल्यू को डिस्प्ले में ले सकें। तो सिग्नल मॉडिफायर बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। यहाँ पे एक सवाल राइज होता है कि व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि व्हाट इज़ कंप्यूटर तो कंप्यूटर क्या होगा। कंप्यूटर को अगर आप वैसे देखो तो कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टुक सम इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन गिव सम आउटपुट। ये कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन आ जाती है। यानी कि हर वो चीज़ जो एक सर्टन इनपुट लेती है उसको प्रोसेस करती है और बेस्ड ऑन दैट प्रोसेस इट विल गिव हम आउटपुट, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। तो इन शॉर्ट कंप्यूटर के तीन हिस्से बनते हैं। कंप्यूटर के जो बेसिक हिस्से बनते हैं उसमें क्या होती है कि उसकी एक हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बनती है, दूसरी हमारे पास बनती है प्रोसेसिंग डिवाइस बनती है और तीसरी जो है हमारे पास जो बनती है वो मेमोरी बनती है, जो उसको प्रोसेस करने के लिए हमें मेमोरी चाहिए। तो हर वो डिवाइस जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस भी है, प्रोसेसिंग भी है और मेमोरी भी है, वो कंप्यूटर के तौर पे एक्ट करती है। अगर मैं इस तरह इसी डेफिनेशन को बेस बना के हम सोचें तो हमारी ज़िंदगी में
या हम इर्द गिर्द जो चीज़ों देखते हैं उनमें क्या क्या चीज़ कंप्यूटर के तौर पे एक्ट करती है। बेसिक तो कंप्यूटर हो गया ना, जिस तरह हमारे पास सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ये तो कंप्यूटर ही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास एयर कंडीशनर है। अब एयर कंडीशनर में मैंने कुछ वैल्यू दी, लेट्स सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर दिया, और उस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस एसी ने उस अपने टेम्परेचर को मेंटेन किया। अब वो क्या है कि इनपुट वो रिमोट से मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, और आउटपुट क्या हुआ कि जो फैन से आउटपुट मिल रहा है या कूलिंग मिल रही है वो 25 डिग्री की बेस पे मिल रही है, और इसके दरमियान में कंट्रोल मैकेनिज्म या प्रोसेसिंग लगी हुई है जो उसको 25 पे मेंटेन कर रहा है। तो एसी बेसिकली कंप्यूटर बन गया। हम अगर दूसरी साइड में चले जाएं तो हमारे पास जो और कौन से कंप्यूटर्स बनते हैं, जिस तरह हमारे पास रिस्ट वॉच है, अगर मेरे पास डिजिटल वॉच है वो कंप्यूटर के तौर पे एक्ट करती है। हमारे पास कैलकुलेटर, वो कंप्यूटर के तौर पे एक्ट करता है। हर वो डिवाइस जिसमें सर्टन लेवल की कुछ भी प्रोसेसिंग हो रही है वो कंप्यूटर के तौर पे एक्ट कर रही है। सही है। अब हम जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको हम कहते हैं ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। स्पेशल पर्पस को क्यों इसको डिफाइन करते हैं? स्पेशल पर्पस इसलिए डिफाइन करते हैं कि ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये फिजिकली तौर पे, फॉर एग्जांपल मैंने एसी को कंट्रोल करना है, एयर कंडीशनर को मैंने कंट्रोल करना है, और इस एयर कंडीशनर को कंट्रोल करने के लिए मैं अपना पीसी पूरा लगा दूँ। एक पीसी ही 33-34 थाउजेंड का या हो सकता है 50,000 का, अब मैं उसे एसी के अंदर लगा दूँ तो एसी कॉस्टली बड़ा बन जाएगा। हमें तो क्योंकि मैंने पूरे कंप्यूटर के फीचर्स तो लेने ही नहीं उसमें, मैंने तो सिर्फ उसके अंदर उसको डिजिटाइज इस मैकेनिज्म पे करना है कि मेरी ज़रूरत पूरी हो सके और उसके अगेंस्ट मुझे आउटपुट मिल सके, जिस आउटपुट के अकॉर्डिंगली हम डिसीजंस ले सकें। तो जब मैं उसको डिजिटाइज कर रहा हूँ और उसी बेस पे डिसीजंस ले रहा हूँ, तो मुझे कोई ऐसा कंट्रोलर चाहिए या ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो थोड़ी सी वैल्यूज़ ले, थोड़ी सी वैल्यू को बेसिक लेवल की थोड़ी सी मेमोरी में, केबीज में या एमबीज में थोड़ी सी मेमोरी में प्रोसेस करे। उसके साथ एक प्रोसेसर हो जो, अगर जिस तरह हम कंप्यूटर की बात करते हैं वो गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसर की बात करते हैं, जबकि हम अगर ये माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करें तो प्रोसेसर की हम मेगाहर्ट्ज में बात करते हैं। तो छोटा सा कंट्रोलर हो जिसके अंदर थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो, थोड़ी सी मेमोरी हो, कुछ इनपुट्स हो और कुछ आउटपुट्स हो, उस चीज़ को हम बेसिकली कंप्यूटर कहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। और ये माइक्रो कंट्रोलर जो होता है इसे हम कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। यानी कि अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो कंप्यूटर क्या है कि ये हमारे पास सीपीयू है, एक अलग से रोम लगी हुई है, अलग से रैम लगी हुई है, अलग से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई है, टाइमर लगी हुई है, सीरियल इनपुट लगी हुई है। तो ये हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिसको हम देख रहे होते हैं। जबकि ये हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक सिंगल चिप है, एक सिंगल चिप है, और उसी चिप के अंदर सीपीयू भी है, रैम भी है, रोम भी है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी है, टाइमर भी है, सीरियल भी है। जबकि हम मेन कंप्यूटर की बात करें तो एक प्रोसेसर बिल्कुल अलग चीज़ है, रैम बिल्कुल अलग चीज़ है, रोम बिल्कुल अलग चीज़ है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टोटल अलग चीज़ है, टाइमर अलग चीज़ है, सीरियल पोर्ट्स अलग चीज़ है। तो ये अलग अलग चीज़ों में हमारे पास आती है। तो यहाँ पे हमें माइक्रो कंट्रोलर को इस हिसाब से समझना है कि ये सिंगल चिप है और उसके अंदर ही सब कुछ है। सही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स मार्केट में अवेलेबल है। जो कॉमन टाइप का या सबसे पुराना कंट्रोलर जो अवेलेबल है वो जिस कंपनी का बना हुआ था उसे कहते हैं एटमल। 8051 के नाम से आता है, 8052 के नाम से आता है। ये कोई 70-80 रुपीज़ की एक चिप है। ये अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से ये चिप है, 40 पिन्स की होती है। इसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन छोटी सी केबीज में इसके अंदर डेटा आ जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। दूसरे नंबर पे जो कॉमन कंट्रोलर यूज़ होता है जिसे पिक कंट्रोलर कहते हैं। पिक डिफरेंट वर्जन आते हैं, पिक 16F आता है, 18F आता है, डिफरेंट किस्म के वर्जन आते हैं। पिक कंट्रोलर भी पाकिस्तान में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। जिस तरह अगर आप देखें तो मेजोरिटी केसेस में जो यूपीएस के लिए कंट्रोलर यूज़ किया जाता है वो पिक कंट्रोलर यूज़ किया। तो पिक कंट्रोलर एक स्पेशल कंट्रोलर है। इसी तरह एसटीएम एक कंट्रोलर आता है, वो भी एक कॉमनली यूज़ होता है। इसी तरह एवीआर एक कंट्रोलर आता है, वो भी कॉमनली यूज़ होता है। ये डिफरेंट किस्म के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। अपने अपने फीचर्स के लिहाज से कोई ना कोई दूसरे से बेहतर भी है और कोई ना कोई दूसरे किसी कहीं पे किसी का एडवांटेज है, कहीं पे किसी का डिसएडवांटेज है। सिंपल चीज़ क्या है, वो एक छोटी सी चिप है और उस चिप की बेस पे
ये कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं कि यानी कि उसी के अंदर रैम है, उसी के अंदर रोम है, उसी के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उसी के अंदर टाइमर है, उसके अंदर सीरियल है, और सारी ये जितने भी कंट्रोलर हैं सारे के सारे यही फीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम बेसिकली एटमल AVR को देखें, सही है। तो अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो ये पिक 16F है, ये उसकी फ्लैश है, ये उसकी SRAM है, ये उसकी रोम है, यानी कि उसमें रोम नहीं होती, एक्सटर्नल रोम लगानी पड़ती है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है जो उसको कह लो कि जिस रेट पे वो चल रहा है, ये उसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये उसके साथ PWM है अगर मैंने वेरिएशन सिग्नल में लेके आनी है, और इसी तरह ये ADCs है, यानी कि 8 ADCs हमें 10 बीट के मिल जाते हैं। एटमेगा जो यानी कि जो हम यूज़ कर रहे थे एटमल के जो हमारे पास AVR आते हैं, तो AVR में अगर आप देखें तो ये उसकी फ्लैश है, ये उसकी रैम है, ये उसकी रोम है, इसी तरह ये उसका स्पीड है, इसी तरह ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये उसका PWM है, इसके अंदर PWM ज़्यादा है, इसी तरह ये उसके अंदर ADC है। ये सबसे पुराना कंट्रोलर है जो 8051 या 8052 के फॉर्मेशन में आता है, 89C55 के नाम से आता है। इसके अंदर देखें फ्लैश इतनी है, इसके अंदर कंपैरेटिवली फ्लैश ज़्यादा है, रैम जो है कम है, रोम है ही नहीं, इसी तरह फ्रीक्वेंसी ये आ गई, इनपुट आउटपुट आ गई, इसके अंदर ना PWM है और ना ही डिजिटल या ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये डिफरेंट कंपैरिजन में अगर आप देखें तो किसी जगह पे पिक बेहतर है, किसी जगह पे एटमेगा बेहतर है, किसी जगह पे जो है हमारे पास 8051 या 8052 बेहतर है, सही है। ये डिफरेंट किस्म का कंपैरिजन आ गया, सही है। हमारा मेन मकसद क्या है, AVR को देखना। तो AVR बेसिकली एक आर्किटेक्चर बना हुआ है, 8 बिट का आर्किटेक्चर है, ये रिस्क सिंगल चिप आर्किटेक्चर है, सही है ना। ये एटमल वालों ने बनाया था 1996 में। इसमें डिफरेंट किस्म की वो फैमिलीज़ आती हैं, उन फैमिलीज़ जो वर्जन पे डिफरेंस है, वो इनपुट आउटपुट का डिफरेंस है, उनकी रोम का डिफरेंस है, तो उसकी बेस पे इसके अंदर AVR के डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। 3 टाइप्स कॉमनली यूज़ होती हैं। एक को कहते हैं टाइनी AVR, ये कंपैरेटिवली साइज़ में छोटी है, इसके अंदर नंबर ऑफ पिन्स कम है और इसके अंदर मेमोरी कम है, और ये बिल्कुल छोटे से लेवल का काम अगर हमने करना है तो वो टाइनी पे हो जाता है। फिर दूसरे लेवल पे मेगा आता है। अच्छा, टाइनी को एट टाइनी कहते हैं, मेगा को एट मेगा कहते हैं। एट मेगा में अगर आप टाइनी के कंपैरिजन में देखें तो टाइनी की मेमोरी देखें और एट मेगा की मेमोरी देखें तो काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आता है। इस तरह पिन्स के अंदर अकॉर्डिंगली देखें तो ये पिन्स में देखें तो एट मेगा की पिन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म की एक्सटेंडेड एक्सटेंशन इंस्ट्रक्शंस और पेरिफेरल सेट हमारे पास अवेलेबल होता है, जबकि इधर लिमिटेड होता है, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बड़े लिमिटेड से होते हैं। ये मेगा में आ गया। इसके बाद एक्स मेगा, मेगा से भी बड़ा, तो वो एट एक्स मेगा के नाम से आ जाता है। इसकी मेमोरी देखें तो इसकी मेमोरी कंपैरेटिवली और बड़ी है। इसी तरह पैकेज के लिहाज से आप देखें तो इसके अंदर पिन कॉन्फ़िगरेशन इसके कंपैरिजन में, मेगास के कंपैरिजन में एक्स मेगा की ज़्यादा है, और इसी तरह इसके अंदर बाकी एक्सटर्नल पेरिफेरल्स और फीचर्स जो हैं कंपैरेटिवली इससे भी ज़्यादा, सही है। तो ये 3 किस्म की फैमिलीज इसके अंदर कॉमनली यूज़ होती है। वैसे इसके अंदर टोटल 6 फैमिलीज या 6 ग्रुप्स हैं, वो डिफरेंट किस्म के वर्जन्स के अकॉर्डिंगली बनते हैं, सही है। हम इसमें से हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एट मेगा को देख रहे हैं, और जो स्पेसिफिकली जिस कंट्रोलर को हम देख रहे हैं वो कंट्रोलर बेसिकली ऑर्डिनो बोर्ड है, सही है ना। ऑर्डिनो उनो के नाम से आता है, अगर यहाँ पे देखें तो ये उनो के नाम से लिखा हुआ है, ऑर्डिनो उनो के नाम से, ठीक है। तो ये ऑर्डिनो उनो बोर्ड है, सही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखें तो इसके अंदर ये यहाँ पे ये माइक्रो कंट्रोलर है, सही है, ये माइक्रो कंट्रोलर है, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है वो बोर्ड के आपको फीचर्स देते हैं। अगर हम देखें तो ये क्यों मैं ऑर्डिनो की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कि हमें कंट्रोलर तो जारी बात है हमें फ़ायदा देता ही देता है, लेकिन हमें क्या है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसमें हम कोड को बर्न कर सकें और कोड को एग्जीक्यूट कर सकें। ये ना करें कि पहले मैकेनिज्म क्या होता था या कॉमनली यूज़ होता है कि हमने कंट्रोलर लगाया, उसको बर्न किया किसी और बर्नर के थ्रू, और फिर उस कंट्रोलर को उतार के किसी और सर्किट के साथ लगा के उसको चेक किया कि कोड आपके पास वर्किंग कंडीशन में है और सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, एक ही बोर्ड है जो बर्न कर रहा है, वही बोर्ड आपको इनपुट आउटपुट दे रहा है, उसी बोर्ड से हम सप्लाई ले लें
तो ये कंप्लीट एक बोर्ड बन जाता है। इस बोर्ड के अंदर हमारे पास कंट्रोलर है, कंट्रोलर के साथ हमारे पास यहाँ पे पिन कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि यहाँ से आप देखो 0 से लेकर 13 तक यानी कि 14 पिन्स है जो इनपुट की पिन्स है, और आउटपुट यानी कि डिजिटल पिन्स है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये डिजिटल लिखा हुआ है। इसी तरह 0 से लेकर 5 तक 6 पिन्स है जो एनालॉग पिन्स है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो इनपुट वोल्टेज है, ग्राउंड है, 5 वोल्ट है, 3.3 है, रीसेट है। तो ये डिफरेंट किस्म के इनपुट्स हमें साथ साथ मिल जाते हैं। यहाँ पे प्रोग्रामिंग केबल लग जाती है, यानी कि यूएसबी के साथ अटैचमेंट हो जाती है, कंप्यूटर के साथ अटैचमेंट कर लें। और अगर मैंने इंडिपेंडेंट सप्लाई देनी है तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट सप्लाई के तौर पे दे सकते हैं। इसी के अंदर ही इसका क्रिस्टल लगा हुआ है, 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है जिसको हम यूज़ करते हैं भाई इसको। इसी तरह इसी के अंदर ही इसका पावर रेगुलेटर लगा हुआ है जो इसकी पावर को रेगुलेट कर रहा है और आउटपुट को एडजस्ट कर रहा है। तो आप देखो कि आर्डिनो बोर्ड एक कंप्लीट बोर्ड है जो इनिशियल बिगनर लेवल पे अगर करना चाहे काम, तो हमारे पास ये बड़ी आसानी बन जाती है कि हम ऐसा बोर्ड ले लें जो एज ए बर्नर भी यूज़ हो और एज ए कंट्रोलर भी यूज़ हो, और ताकि हमारे पास ज़ीरो से लेके हर वो चीज़ जो हमें चाहिए वो इसमें प्रोवाइड की जा सके। सही है ना। तो ऑर्डिनो के अंदर जो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है वो एटमेगा 328 है, 5 वोल्ट लेता है। इसकी इनपुट वोल्टेज यानी किसी भी पिन पे इनपुट वोल्टेज देने हैं तो वो 7 to 12 है। ये रिकमेंडेड है। सही है ना। और ये लिमिट्स हैं कि अगर बहुत एक्सट्रीम पे जाना है या मिनिमम में जाना है तो मिनिमम कहते हैं 6 और मैक्सिमम कितना है 20, यहाँ तक आ गया। डिजिटल इनपुट्स की बात करें तो 14 डिजिटल इनपुट्स हैं, और उन 14 में से 6 ऐसी पिन्स हैं जिनके से हम PWM का सिग्नल ले सकते हैं। PWM कौन कौन सी पिन है, जिस तरह यहाँ पे देखो ये एक सिग्नल लगा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये PWM का निशान बना हुआ है, और PWM के निशान के साथ एक वो मद्दा का निशान बना हुआ है। ये निशान 3 के साथ है, 5 के साथ है, 6 के साथ है, 9 के साथ है, 10 के साथ है और 11 के साथ है। ये टोटल 6 पिन्स बनती हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 पिन्स ऐसी हैं जिधर हम PWM सिग्नल दे सकते हैं। PWM क्या है? PWM कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी कि हमें ऐसी पल्स चाहिए जिसकी विड्थ को मैं कम या ज़्यादा कर सकूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लेट्स सपोज पल्स है, ये मेरे पास पल्स है। पल्स कोई सही सीधी नहीं बन रही, लेकिन अगर हम देखें तो ये इसके पास ऑन टाइम है। सही है। ये हमारे पास क्या बन रहा है? ये ऑन टाइम बन रहा है, जबकि ये ऑफ टाइम बन रहा है। सही है ना। तो अगर मैं कहूँ कि PWM क्या होगा, वो क्या होगा कि भाई मैं इस ऑन टाइम और ऑफ टाइम को कंट्रोल कर सकूँ। सही है। और इस ऑन टाइम को 100% से 0% तक लेके आ सकूँ, यानी कि मैं कहूँ कि टी ऑन डिवाइडेड बाय टी टोटल, यानी कि ऑन प्लस ऑफ इनटू 100 करूँ तो ये मेरे पास सिग्नल बन जाएगा कि भाई कितने % टाइम मेरे पास ऑन टाइम है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मेरे पास ऑन टाइम 0 हो जाए तो इसका मतलब है सारा ही ऑफ हुआ। ऑन टाइम 100 हो जाए इसका मतलब सारा ही ऑन हुआ। और इसके इन बिटवीन एक एग्जांपल के तौर पे PWM को आपको समझाता। लेट्स सपोज एक पंखा है। अब इस पंखे की एक स्पीड है और उस स्पीड को मैंने कम या ज़्यादा करना है, या एक मोटर है, एक गाड़ी है, या एक टॉय है, बोट है, मैं उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? एक तो पॉसिबिलिटी यह है कि मैं इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा कर दूँ। अगर मैं इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा कर दूँ तो इसकी पावर कम हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मैं इस वोल्टेज को नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसके ऑन टाइम को, यानी कि मैं बटन को ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ। अगर मैं इक्वल लेवल पे इक्वल टाइम पे ऑन भी करूँ और ऑफ भी करूँ तो जो मेरा पंखा होगा 50% ड्यूटी साइकिल पे चल जाएगा। 50% ड्यूटी साइकिल का क्या मतलब होगा? इसकी PWM 50% होगी, यानी कि 50% ये ऑन होगा और 50% टाइम ये ऑफ होगा। तो उससे क्या होगा कि इसकी जो टोटल स्पीड है इसका 50% ये डिस्प्ले आउटपुट भी आएगा। अगर मैं ऑन टाइम 25% कर दूं और 75% ऑफ टाइम कर दूं तो ये मेरा जो पंखा है ये 25% टाइम पे चलेगा। इसी तरह अगर मैं ऑन टाइम जो है मैं लेट्स सपोज 80% कर दूं और ऑफ टाइम 20% कर दूं, एक जनरल मैं कहूँ कि टोटल टाइम लेट्स सपोज मेरे पास 10 सेकंड है, मैं 8 सेकंड के लिए ऑन करता हूँ, 2 सेकंड के लिए ऑफ करता हूँ, 8 सेकंड के लिए ऑन करता हूँ, 2 सेकंड के लिए ऑफ करता हूँ, तो मेरा पंखे की स्पीड होगी वो 80% होगी। लेकिन जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब कि वो उस तरह इसकी एफिशिएंसी भी हमारे पास कंट्रोल होगी।
इसी तरह यहाँ पे आप देखो तो ये डिजिटल इनपुट आउटपुट्स हैं, जबकि यहाँ पे आप देखो तो ये एनालॉग इनपुट्स है, आउटपुट नहीं है। यानी कि एनालॉग इनपुट अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे दे दें, और ये 10 बिट्स के होते हैं। इसी तरह करंट, मैक्सिमम करंट जो मेरा सिस्टम ले सकता है वो कितना 40 मिली एम्पेयर है, जबकि अगर मैं कहूँ 3.3 वोल्ट पे लेना है तो वो 50 मिली एम्पेयर है। ये उसकी मेमोरी है 32 KB। ये आपको नज़र भी आ रही है, बड़ी थोड़ी है, लेकिन ये हमारा कोड चला देती। इसी तरह रैम 2 KB है, प्रो EEPROM ये 1 KB है। ये हमारे पास टोटल मेमोरी आ जाती है, और ये उसका कह लो 16 मेगाहर्ट्ज़, ये उसका हार्ट रेट है, यानी कि कितनी स्पीड से ये चल सकता है। उसको हम क्रिस्टल कहते हैं, क्लॉक स्पीड कहते हैं। तो ये हमारे पास 16 मेगाहर्ट्ज़ सही है। तो ये मेरे पास एक ऑर्डिनो या एटमेगा 328 की डिटेल आपके पास आ जाती है, ठीक है। ये उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो, फिजिकली तौर पे ये ऑर्डिनो की पिन कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी बनती है। ये याद करना बहुत मुश्किल है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 0 से लेकर 13 तक डायरेक्टली आ गई, यानी कि 14 पिन आ गई इनपुट डिजिटल की। ये हमारे पास 6 जो है एनालॉग की आ गई। इन जो 14 पिन है इनमें टोटल 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पिन आ रही है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और ये एक, ये जो है PWM सिग्नल्स की वैल्यूज़ आ गई। इसके अलावा ये हमारे पास वोल्टेजेस वगैरह आ गए, सही है ना। तो यहाँ से हमारे पास यूज़फुल डाटा हमारे पास आ सकता है। ऑर्डिनो की जब हम कोडिंग करते हैं, यहाँ पे एक और एडवांटेज ऑर्डिनो का मिलता है। पहला एडवांटेज मैंने क्या बताया था कि ये एक सिंगल बोर्ड है जिसके अंदर ही हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और जिसी की बेस पे हम आउटपुट लेके कंट्रोल कर सकते हैं। कंपैरेटिवली ऑर्डिनो को बहुत महंगा नहीं है कंट्रोलर, ये कंट्रोलर वाइज पाकिस्तान में देखा जाए तो ये कोई 500 या 600 के करीब का मिलता है। जबकि हम ऑर्डिनो को दूसरे एंड पे देखें तो इसकी प्रोग्रामिंग भी बड़ी आसान है। इसकी प्रोग्रामिंग को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग है। इसकी प्रोग्रामिंग के दो हिस्से हम करते हैं, एक हिस्से को हम कहते हैं सेटअप, और एक हिस्से को कहते हैं लूप। सेटअप वो चीज़ है जो हमने कंप्यूटर को या कंट्रोलर को ऑन करने के लिए जो हमें स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, वो सेटअप है। यानी कि वन टाइम जिस तरह कंप्यूटर ऑन होता है तो उसके लिए कुछ जो 2 4 5 पैरामीटर्स जिनको डिफाइन करना होता है वो सेटअप में हम लिखते हैं। जो चीज़ हमारे कोड में बार बार चलनी है वो किस में आ जाती है, लूप में। यानी कि ये एक किस्म का फॉर लूप टाइप है कि ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी और चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये मेरे कोड के दो हिस्से हैं, एक है सेटअप। ये अगर आप देखें, सेटअप रूटीन रन्स वंस व्हेन यू प्रेस रीसेट। जैसे ही आप रीसेट को प्रेस करेंगे तो सेटअप एक दफ़ा चल जाएगा। लूप क्या होता है, रूटीन रन्स ओवर एंड ओवर अगेन फॉर एवर, कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे, ये जिस तरह हमारे पास ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, हमने कहा कि ये एक एलईडी है, एक वेरिएबल है, और उसको नाम दे दिया 9। अब 9 फिजिकली तौर पे कुछ भी नहीं है, मैंने एक एलईडी की वैल्यू को 9 दे दिया। लेकिन उसी 9 को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने क्या किया, सेटअप में उसका मैंने कहा पिन मोड, मैंने कहा पिन मोड, और पिन मोड के साथ एलईडी, यानी कि जो एलईडी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था एलईडी, वो एलईडी को मैंने कह दिया कि ये आउटपुट है। इसका क्या मतलब हुआ, एलईडी की वैल्यू क्या थी 9, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 9th पिन है ना, इसको मैंने क्या कह दिया, आउटपुट पिन कह दिया, सही है ना। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने कहा कि भाई मेरी जो एलईडी है वो पहले हाई हो, यानी कि ऑन हो जाए, फिर डिले आ जाए। डिले बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर डिले क्या है, 1 मिली सेकेंड का डिले है। यानी कि अगर मैं डिले के अंदर यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये 1 मिली सेकेंड का डिले देगा। लेकिन जब मैं इधर 1000 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 सेकेंड का डिले आ जाएगा। तो 1 सेकेंड के लिए हाई रेट, फिर 1 सेकेंड के लिए लो हो, फिर 1 सेकेंड के लिए हाई हो, फिर 1 सेकेंड के लिए लो हो, फिर 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड यहाँ पे हाई हुई, फिर 1 सेकेंड का वेट हुआ, फिर यहाँ पे लो हुई, फिर 1 सेकेंड का वेट हुआ, फिर हाई हुई। क्योंकि लूप है, कंटिन्यूसली इसने रिपीट होते रहना है। तो ये जब रिपीट होता रहेगा तो ये क्या होगा, हाई होगी, लो होगी, हाई होगी, लो होगी, एक ब्लिंकिंग का कोड बन जाएगा, सही है ना। तो मैंने एक इंट वेरिएबल में डिक्लेयर किया 9 को, और उस 9 पिन को हाई और लो में मैंने कर दी, सही है। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आता है छोटा सा, वो प्रोजेक्ट क्या, लेट्स सपोज मैंने एक ट्रैफिक लाइट बनानी। ट्रैफिक लाइट क्या होगी, मेरे पास 3 एलईडीज हैं, रेड, येलो और ग्रीन, और मैं चाहता हूँ कि मेरी रेड, येलो और ग्रीन सीक्वेंस में चले।
पहले रेड चले, फिर रेड येलो चले और फिर ग्रीन चले। एक जनरल एग्जांपल मैं कहता हूँ, रेड चले 5 सेकंड के लिए, येलो चले 1 सेकंड के लिए और ग्रीन चले 5 सेकंड के लिए, तो मेरा एक ट्रैफिक लाइट का प्रोजेक्ट बन जाता है। क्लियर हो रही बात? तो ये बेसिक प्रोजेक्ट है, यानी कि एक साइड का तो इशारा चलता नहीं। हमें फॉर एग्जांपल एक चौक बनाना है, उसमें 3 या 4 साइडें हैं और हर साइड पे इशारा लगना है, तो सीक्वेंस क्या होगा कि जब एक ग्रीन होगा बाकी 3 क्या होंगे, रेड, और जब दूसरा ग्रीन होगा तो बाकी 3 क्या होंगे, रेड। सही है ना? तो ये सीक्वेंस में चलते रहेंगे। तो ये हम ट्रैफिक लाइट का प्रोजेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं और ये बड़ा इजी है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप करना चाहो तो इसमें कर सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे। सही है? तो ये उसकी, आप अगर पिन कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करें तो ये पिन कॉन्फ़िगरेशन है। कोड को ऑब्जर्व करें तो हम कहेंगे कि एक रेड पिन को डिफाइन करेंगे, एक येलो को और एक ग्रीन को। फॉर एग्जांपल रेड को मैंने 11 डिफाइन कर दिया, येलो को मैंने 12 डिफाइन कर दिया, ग्रीन को मैंने 13 डिफाइन कर दिया। तो मैंने कहा भाई रेड भी आउटपुट है, येलो भी आउटपुट है, ग्रीन भी आउटपुट है। और उसके बाद मैं इसी तरह का ब्लिंकिंग सर्किट का कोड लगा के मैं उसको चला लूँगा। यहाँ पे क्लियर होगी बात? यहाँ पे बेसिक कोड है जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कोड आ जाता है जो ब्लिंकिंग का या ट्रैफिक लाइट का कोड आ जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे दूसरी चीज़, अगर मैंने ऑर्डिनो को एनालॉग इनपुट के तौर पे यूज़ करना है हमारा, क्योंकि गोल ये है कि हमने एक सेंसर को लेना है और सेंसर ज़्यादातर एनालॉग होते हैं, डिजिटल नहीं होते। तो लेट्स सपोज अगर मैंने ऑर्डिनो को एनालॉग इनपुट के लिए लेना है, तो एनालॉग इनपुट के लिए अगर मैं ऑर्डिनो को लेता हूँ तो ऑर्डिनो कैसे वर्क करेगा? ऑर्डिनो में एनालॉग इनपुट में वर्क करेगा तो वो क्या होगा कि यहाँ पे कहीं पे पोटेंशियोमीटर को अगर हम बेस बना लें, पोटेंशियोमीटर क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। पोटेंशियोमीटर के अंदर 3 टर्मिनल्स होते हैं, लेग 1 होती है, लेग 2 होती है, लेग 3 होती है। लेग 1 पे लेट्स सपोज मैंने सप्लाई दे दी 5 वोल्ट की दे दी। लेग 2 को मैंने कहा कि जो वेरिएबल की है वो मैंने एनालॉग 0 पे लगा दी और लेग 3 को मैंने ग्राउंड कर दी। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि इसको इनपुट सप्लाई कितनी मिली है, 5 वोल्ट की। अगर मैं इस वेरिएबल को चेंज करूँगा तो ये 0 से लेके 5 वोल्ट के दरमियान में वेरी करेगा। सही है ना? और ये पोटेंशियोमीटर के तौर पे एक्ट करेगा। अगर मैं इसकी कोडिंग देखूँ तो मेरे पास कोड क्या होगा? मेरे पास कोड क्या होगा कि मैंने कहा कि भाई जिस तरह डिजिटल राइट था इसी तरह एनालॉग रीड है, और किस पिन के साथ लगा हुआ है? A0 के साथ। वो A0 किस में जा रहा है? सेंसर वैल्यू के अंदर। ठीक है? अब ये सेंसर वैल्यू कितना है? 10 बिट्स का। अगर 10 बिट्स की अकॉर्डिंगली मैं देखूँ तो 2 रेज़ पर 10 क्या बनता है? 2 रेज़ पर 10 1024 बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 8 बिट का एनालॉग है, तो ये क्या बनेगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1023, यानी कि ये जो वैल्यूज देगा वो देगा 0 से लेके 1023 तक वैल्यूज आपको देता रहेगा। सही है? ये तो वैल्यूज देता रहेगा, लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए कि भाई मैंने तो 5 वोल्ट से 0 के दरमियान में वैल्यूज लेनी है। अगर मैंने 5 वोल्ट से 0 के दरमियान में लेनी है तो मैं 0 से लेकर 103 की वैल्यू को क्या करूँगा? तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा कि भाई ये जो सेंसर की वैल्यू आ रही है इस सेंसर की वैल्यू को 1023 से डिवाइड कर दिया जाए। तो अब क्या हो जाएगी? ये 0 से लेके 100 के दरमियान में फ्लोट करना शुरू कर देगा। 0 से लेके 1 के दरमियान में फ्लोट करना, उसको जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अब जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेके 5 के दरमियान में आती रहेगी, वो हमें आउटपुट में मिलती रहेगी। अब ऑर्डिनो में बड़ी अच्छी चीज़ भला क्या होती है? वो ये कि अगर मैं ऑर्डिनो को ले रहा हूँ तो मैं कहूँ कि मैंने आउटपुट देखना है और मेरे पास कोई डिस्प्ले नहीं है, तो मैं ऑर्डिनो क्या करूँगा? मैं सीरियल बिगिन कर दूंगा। सीरियल बिगिन में क्या होगा कि मेरे ऑर्डिनो का जो कोड होगा वो सीरियली और कंप्यूटर में ही शो हो जाएगा आउटपुट, यानी कि मुझे फिजिकली तौर पे कोई हार्डवेयर लगाना नहीं पड़ेगा। सही है ना? जब मुझे फिजिकली तौर पे कोई हार्डवेयर नहीं लगाना पड़ेगा तो मैं उसको डिस्प्ले पे कैसे लेके आऊँगा? तो यहाँ पे तो बिगिन किया ना, उसका एक डाटा रेट के अकॉर्डिंगली बिगिन किया, और यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने सीरियल प्रिंट इन कर दिया और मैंने वाई कर दिया, यानी कि जो वैल्यू वाई में कैलकुलेट होगी वो इधर डिस्प्ले हो जाए, यानी कि ऑर्डिनो के अंदर ही डिस्प्ले हो जाए, यानी कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले हो जाए। तो ये पोटेंशियोमीटर का कोड आ जाता है बेसिक लेवल। यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो जाती है तो यहाँ पे आप समझे कि एक किस्म के सारे सेंसर्स आपने कर लिए। सही है ना? प्रैक्टिस के लिए अब इसको ये कोड बड़ा यूज़फुल कोड बनता है। सही है ना? क्लियर हो रही बात? अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के सेंसर्स अवेलेबल होते हैं जो हम फिजिकली तौर पे ऑर्डिनो में इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है, मैंने डिस्टेंस को मेजर करना है तो मेरे पास सोनार सेंसर है,
मैंने अगर इंफ्रारेड यानी कि मैंने कोई छोटी डिस्टेंस को मेजर करना है तो इंफ्रारेड है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइन फॉलोइंग रोबोट मैंने बनाना है, लाइन को फॉलो करना है और उस पर चलते रहना है, तो मैं इंफ्रारेड सेंसर से इसकी आउटपुट को ले लूँगा। और इसी तरह अगर मैंने डिस्टेंस को मेजर करना है तो मैं सोनार की वैल्यू ले लूँगा। तो ये दो किस्म के सोनार हैं, ये शॉर्ट रेंज का सोनार है और ये लॉन्ग रेंज का सोनार है। ये डिफरेंट किस्म के सोनार आपको आउटपुट दे। या अगर मैं सोनार की तरफ जाऊं तो ये एक सोनार सेंसर है। अगर आप देखो तो ये सोनार सेंसर को अगर आपको कोड इसका रेडिएशन पैटर्न देखो तो सोनार बेसिकली क्या है कि बैट वाले मैकेनिज्म पे चलता है, यानी कि इसके दरमियान में इसने रेज को ट्रांसमिट किया, अल्ट्रासोनिक रेज को ट्रांसमिट किया। जब ये ट्रांसमिट होने के बाद किसी वॉल के साथ टकराएंगी तो ये वॉल के साथ टकराने के बाद ये रिटर्न वापस आएंगी। जब ये वापस आएंगी जितनी टाइम में ये वापस आएंगी उसकी बेस पे ये डिस्टेंस को मेजर कर लेगा और आउटपुट दे देगा। ऑर्डिनो की अच्छी चीज़ क्या है कि हमें इसका कोड अगर मैंने देखना है तो ऑर्डिनो के अंदर से मैं इसका कोड निकाल सकता हूँ। सही है ना। तो इसका कोड क्या है बेसिक लेवल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने पिन को कॉन्फ़िगर करी है। ये पिन को कॉन्फ़िगर करने के बाद मैंने मैंने सीरियल बिगिन किया। सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसकी जो हमारे पास पिन मोड को डिफ़ाइन किया कि भाई ये जो पिन थी ये इनपुट पिन है। सही है ना। तो ये इनपुट पिन को डिफ़ाइन कर दिया, उसको मैंने हाई किया। उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन है पल्स के अकॉर्डिंगली, और वो जो इंचज़ में कैलकुलेट हुआ उसे मल्टीप्लाई बाय 2.54 किया तो सेंटीमीटर में आ गया। और इसी तरह सीरियल प्रिंटिंग करके हमने उन इंचज़ को या उन जो है से सेंटीमीटर्स को हमने डिस्प्ले कर दिया। तो ये हमारे पास एक कोड बन जाता है जो सोनार का कोड आपके पास आ जाता है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो जाता है तो ये बेसिक लेवल का एक डिस्टेंस मेजरमेंट का मीटर बन जाता है। सही है ना। इसी तरह ये अगर मैं दूसरा सोनार की बात करूँ तो ये 4 पिन वाला मैकेनिज्म होता है। इसकी ये 4 पिन है और उस 4 पिन्स के अकॉर्डिंग ये आपने डिफाइन कर दिया उन 4 पिन्स को, उसका सेटअप लगा लिया कि किस पिन को आउटपुट बनाना है और किस पिन को इनपुट बनाना है, और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली ये उसका कोड है और ये कोड जो है ना वो आउटपुट दे रहा है। सही है ना। तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसी तरह मेरे पास एक ऑप्शन आती है कि मैंने कलर को डिटेक्ट करना है। मैंने जो RGB होती है रेड ग्रीन और येलो, रेड ग्रीन और ब्लू 3 हमारे पास आती हैं। उन सेंसर्स के बेस पे हमने अगर मेजर करना है तो हमारे पास क्या होगा कि मैंने कलर को सेंस करना है तो इनकी कम्बिनेशन से बाकी सारे कलर बनते हैं। तो अगर मैं उसकी बेस पे अगर मैं इधर कैलकुलेट कर लूँ यहाँ पे, यानी ये मेरे पास सेंसर है, इस सेंसर ये एक सेंसर है जो कलर सेंसर है, और उसकी कनेक्टिविटी मैं कर लूँ और ये एलईडी के सर्किट के साथ, यानी कि ये जो एलईडी का सर्किट है उसके साथ मैं कनेक्टिविटी करूँ तो जैसे ही कलर बदलेगा उसके अकॉर्डिंगली रेड, ये ग्रीन और ब्लू के अकॉर्डिंगली ये एलईडी चलेगी कि अगर ग्रीन आ गई तो ग्रीन एलईडी होगी, रेड आ गई तो रेड है और ब्लू आ गई तो ब्लू आएगी आपके पास कलर डिटेक्शन के। सही है ना। तो इसके अपने कोड्स मिल जाते हैं आपको। सही है। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप मैं इसको यहीं पे स्टॉप करके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर हमने चलाना है, कोड चलाना है, यहाँ पे हमारे पास देखें तो हमारे पास एक ऑर्डिनो की वेबसाइट है। इसे ऑर्डिनो की वेबसाइट क्या है, ordino.cc। सही है। ऑर्डिनो की वेबसाइट क्या है, ordino.cc। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ordino.cc, ये ऑर्डिनो की वेबसाइट। सही है। इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो ये देखना है कि हमने इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड। तो मैं डाउनलोड्स में गया और डाउनलोड्स में जाके मैंने यहाँ से देखा तो यहाँ पे ऑर्डिनो की हमारे पास विंडोज़ के लिए जिप फाइल है, या डायरेक्टली इंस्टॉलर के थ्रू, मर्जी है आपकी, आप इसको डाउनलोड कर लो। सही है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये इसने थोड़ा सा टाइम लगाया। इसके बाद यहाँ पे उसने कहा कि भाई सिर्फ डाउनलोड करना है या कोई कंट्रीब्यूशन करनी है, जितने पैसों की कंट्रीब्यूशन करनी है आप कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल जस्ट डाउनलोड, फ्री सॉफ्टवेयर है, इतना कोई मसला नहीं। जब ऑर्डिनो आप डाउनलोड कर लोगे तो ऑर्डिनो जो आपके पास आएगा वो ऑर्डिनो का ये वाला फोल्डर आ जाएगा जिप फाइल। इसको अनजिप किया तो ये आपके पास आ गया। इसको जब मैंने खोला तो यहाँ पे ये ऑर्डिनो आ गया। सही है। ये ऑर्डिनो आ गया। ये इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कोड वॉइड सेटअप है और दूसरा वॉइड लूप है। इसके अंदर अगर मैंने कोडिंग करनी है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑर्डिनो ऊनो लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने जब ऑर्डिनो को कनेक्ट किया तो यहाँ पे मैंने बोर्ड को सिलेक्ट किया कि कौन सी टाइप का है। आप यहाँ पे देखो तो बेतहाशा टाइप्स के बोर्ड आ रहे हैं, लेकिन इनमें जो बोर्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऊनो है जो हम यूज़ कर रहे हैं। सही है ना। इसी तरह जब ऑर्डिनो को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डिनो की पोर्ट आ जाएगी, यहाँ पे बताएगा कि किस पोर्ट के साथ आपका ऑर्डिनो कनेक्टेड है। ये कैसे पता चलेगा? ये कि ऐसे पता चलेगा कि हम अपने कंप्यूटर में जाके इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके डिवाइस मैनेजर में चले जाए। तो डिवाइस मैनेजर में जब ऑर्डिनो कनेक्ट होगा तो ये साथ ही एक पोर्ट दिखा देगा। जैसे ही ऑर्डिनो कनेक्ट होगा तो साथ ही यहाँ पे एक पोर्ट दिखा देगा। यहाँ पे लिखा कहीं पे आ जाएगा ऑर्डिनो, और ऑर्डिनो के साथ लिखा होगा पोर्ट COM3 COM4। तो अगर फॉर एग्जांपल जो भी कॉम लिखी होती है तो आपने उस कॉम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसकी पोर्ट को सिलेक्ट करना है। जब आप पोर्ट को सिलेक्ट कर दोगे तो इसका मतलब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्लियर कर दी। अब ये उसके एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ से इसकी एग्जांपल्स खोलूँ तो यहाँ पे बेसिक्स में जाऊँ तो मैं बेसिक्स में ये कोड खोलता हूँ, ब्लिंकिंग का कोड जो ब्लिंक करता है। तो ये हमारे पास ब्लिंक का कोड आ गया। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे उसने सिंपल क्या लिखा हुआ है कि एलईडी ब्लिंकिंग जो बिल्ट इन है, और बिल्ट इन एलईडी कौन सी है 13 नंबर पिन के साथ, वो आउटपुट पिन कर दी, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट 13 पिन जो है वो बिल्ट इन एलईडी है। तो उसको हाई किया, 1 सेकंड का डिले दिया, लो दिया। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ कि ये मेरा कोड बिल्कुल ठीक है तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसे चेक कर सकता हूँ ये मेरा कोड बिल्कुल ठीक है। सही है। मैंने इसे चलाया, यहाँ पे ये प्रोसेसिंग शो करवा रहा है। उस प्रोसेसिंग के बाद वो बताएगा कि भाई ये मेरा कोड बिल्कुल ठीक है कि नहीं। सही है ना। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आप देखो ना तो यहाँ पे वो कंपाइलिंग कर रहा है। सही है ना। यहाँ पे लिखा आ रहा है कंपाइलिंग। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एरर आता है तो डिफ़ॉल्ट एरर इस ब्लैक स्क्रीन पे आ जाएगा। है ना। अगर आप ऑर्डिनो की कोडिंग देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप के आगे कुछ नहीं है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनके आगे सेमी कॉलन है। अगर आप सेमी कॉलन मिस करते हो तो वो एरर की फॉर्मेशन में आपके पास अपीयर हो जाता है। सही है ना। लेट्स सपोज मैं अगर कोई एरर कर देता हूँ यहाँ पे तो फिजिकली तौर पे इसको हो जाना चाहिए था, ये देखें डन कंपाइलिंग आ गया। अगर मैं यहाँ पे एरर कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एरर किया और मैंने अब जब किया तो अब वो प्रोसेस करने के बाद उसने एरर दे दी, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर डिले, यानी कि इस डिले से पहले सेमीकोलन आना चाहिए, और वो सेमीकोलन मैंने ये लगा दी। सही है ना। जैसे ही सेमीकोलन लगाया तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि मेरा ऑर्डिनो बिल्कुल ठीक वर्क करना शुरू हो जाएगा और डन कंपाइलिंग आ जाएगा। अब एक और चीज़ देखो तो ये जो कर्सर है, ये कर्सर है जैसे जैसे मूव कर रहा है, जैसे जैसे मूव कर रहा है यहाँ पे ये कर्सर जो है ये आपको शो करवा रहा है ये लाइन नंबर 35, 36, 37, 38, 39, ये जो भी आपका कर्सर है। अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे वो बड़े स्ट्रेट वे शो करवाता है कि किस लाइन नंबर पे एरर है। एक से ज़्यादा एरर है तो लाइन नंबर्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा एरर आ रहा है। उन एरर्स को हम रिमूव करके अपना कोड को ठीक कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इसमें सीरियल वाला ही बात करूं, एग्जांपल की बात करूं, और यहाँ पे मैं बेसिक्स में एनालॉग रीड सीरियली इसकी बात करूं तो ये मेरे पास कोड बनता है। तो ये आप देखो वो पोटेंशियोमीटर वाला कोड बन रहा है कि A0 पे एनालॉग रीड हुआ और ये सीरियल प्रिंट इन हो गया। अब जब ये सीरियल प्रिंट इन हो गया तो ये कहाँ पे डिस्प्ले देगा? मैं फिजिकली तौर पे इसमें LCD नहीं है तो मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करूँगा तो मुझे डिस्प्ले दे देगा, क्योंकि अभी मैंने कनेक्टिविटी नहीं किया हुआ ऑर्डिनो या कोड नहीं बन गया तो अभी मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। अलबत्ता अगर मैं इसको कनेक्टिविटी करके मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। सही है। यहाँ पे ये आपको क्लियर अगर हो जाती है तो ये बेसिक लेवल का ऑर्डिनो की मैकेनिज़्म आपके पास आ जाता है। सही है। तो यहाँ तक हम जो है अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगा कि ऑर्डिनो को हमने मीटर्स पे कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह को सानिया फराहम करने वाला बनाए और सानी खल्क़ खुदा में तकसीम करने वाला बनाए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।